डियर स्टूडेंट, आज है इस वीडियो में पृथ्वी के प्रतिरूप एवं ग्लोब के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की स्थिति, उसकी ग्लोब, किस तरह से उसकी देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं, उन सब पे संक्षेप में यहाँ पे बता के उसके बाद विस्तार से करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अक्ष रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, स्थानीय समय क्या है, प्रामाणिक समय क्या है। तो पृथ्वी की स्थिति के संदर्भ में हम लोग विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अक्ष रेखा। ग्लोब या नक्शे पर बनाया गया पश्चिम से पूर्व तक काल्पनिक वृत्त और रेखा। तो इस तरह से अक्ष रेखा जो है ग्लोब या नक्शे पर बनाया गया पश्चिम से पूर्व तक काल्पनिक वृत्त और रेखा है। तो जैसा कि आप ग्लोब में देख भी रहे हैं कि ये रेखाएं दिख भी रही हैं आपको काल्पनिक रूप से, तो ये सभी जो है अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। तो इस तरह से अक्ष रेखा है या अक्षांश रेखा है। सेकंड लेवल पे हम लोग देखेंगे अगला जो बिंदु है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा जो है उत्तर से दक्षिण तक ग्लोब पर बनाई गई काल्पनिक रेखा है। आपको जैसा दिख रहा है मानचित्र, इसमें ग्लोब में आपको उत्तरी ध्रुव दिख रहा है, दक्षिणी ध्रुव, दोनों तरफ दो ध्रुव हैं पृथ्वी के। तो इस तरह से पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दोनों को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इस चीज़ को लर्न रखेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइनों को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसा कि ग्लोब में आपको दिखाई दे रहा है कि एक लाइन उत्तरी ध्रुव से होके नीचे दक्षिणी ध्रुव तक मिली हुई है। तो इस तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। स्थानीय समय, इसी के संदर्भ में हम लोग समझेंगे पृथ्वी के धरातल पर किसी भाग का समय जिसकी सूर्य की स्थिति में गणना की गई हो। नेक्स्ट स्थिति में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अक्षांश रेखा हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं पश्चिम से पूर्व तक ग्लोब या नक्शे पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं या वृत्त हैं। पश्चिम से पूर्व तक ग्लोब या नक्शे के मध्य में खींची गई ये रेखाएं या वृत्त को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जैसे बीचों बीच जो पृथ्वी के मध्य में एकदम जो रेखा खींची गई है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है। कहने का तात्पर्य है कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी के दो भागों में डिवाइड करती है, दो भागों को बांटती है। दूसरी अक्ष रेखाएं भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री उत्तर तक और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिण तक चिन्हित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तर में और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दोनों तरफ 90-90 अक्षांश रेखाएं हैं। अगर आपसे पूछें, कोई प्रश्न करें या एग्ज़ाम में आए कि अक्षांश रेखाओं से क्या तात्पर्य है, तो उसको हमने अभी ऊपर बता दिया इस वीडियो में किस तरह से अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 90। तो 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी साइड में हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इस तरह से दोनों तरफ 90-90 अक्षांश रेखाएं हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समांतर होती हैं और इसलिए वे समांतर अक्ष रेखाएं कहलाती हैं। धरती के धरातल पर प्रत्येक जगह दोनों अक्ष रेखाओं की दूरी समान है। दोनों अक्ष रेखा के बीच की दूरी पृथ्वी पर 111 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि दो अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर चलते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं और छोटी होती जाती हैं, जबकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। तो इस तरह से दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी। अक्ष रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी स्थान को कोणीय दूरी है और इसलिए इसे डिग्री में दर्शाया जाता है। प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट से भाग दिया जाता है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कुछ दूरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं, जैसे कर्क रेखा। कर्क रेखा की डिग्री कितनी होती है और ये उत्तर है या दक्षिण, इसको समझेंगे। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर
कर्क रेखा की डिग्री कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तर। सेकंड है मकर रेखा, इसको समझेंगे। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण है। तो इस तरह से दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में है और मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश में। दोनों की डिग्रियां सेम हैं, 23.5 डिग्री। उत्तरी वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। तो दो ये भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। इस तरह से हमने अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा की और आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी कड़ी में आगे हम लोग चर्चा करते हैं देशांतर रेखाओं के संदर्भ में। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक बनाई गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट एकदम सरल तरीके से समझना है। देशांतर रेखाएं क्या हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक बनाई गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं को मेरिडियंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिडियंस। देशांतर रेखाएं ग्लोब के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक बनी होती हैं, जिन्हें मुख्य देशांतर रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा यह पृथ्वी को पश्चिम और पूर्वी गोलार्धों में बांटती है। यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो क्या है? यह पृथ्वी को पश्चिम और पूर्वी गोलार्ध में बांटती है, दो भागों में डिवाइड करती है। प्राइम मेरिडियन मध्य देशांतर रेखाएं हैं और दूसरे पृथ्वी देशांतर रेखाएं 0 डिग्री और 180 तक प्राइम मेरिडियन के पश्चिम या पूरब डिग्री में मापा जाता है। इसलिए 180 पश्चिम देशांतर रेखाएं और 180 पूरब की देशांतर रेखाओं के समान हैं। इसलिए हम 180 देशांतर रेखाओं के साथ पश्चिम या पूरब का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को हम ध्यान देंगे यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। जैसे देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। कैसे? जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। इसको याद रखने की चीज़ है, कंठस्थ करेंगे कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा मीन्स पृथ्वी के जो बीचों बीच मध्य रेखा है, वहाँ से जब हम ध्रुवों की ओर चलते हैं तो क्या स्थिति बनती है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होने लगती है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को याद रखना, कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी घटेगी या बढ़ेगी। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब चलते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही याद करना है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। यह भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ी होती है, लेकिन ध्रुवों तक यह शून्य होती है क्योंकि सभी देशांतर रेखा ध्रुवों पर ही मिलती हैं। तो ये भी बात यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? ध्रुवों पर। मुख्य देशांतर रेखाओं को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। किसी स्थान की देशांतर रेखाएं हमें उस स्थान पर स्थानीय समय जानने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इस तरह से इसको भी लर्न करना है। 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन कहाँ से गुजरी है? ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको लर्न करना है। लंदन के शहर, लंदन शहर है, वहाँ से होके गुजरी है। तो लंदन के पास ग्रीनविच एक स्थान है, वहाँ से ये लाइन गुजरी है। इसको इस तरह से आप याद रखेंगे। पृथ्वी के संदर्भ में थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है कि 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूरब का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे होगा, जिसका अर्थ है कि एक मध्याह्न। लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम तक समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। जैसे सुबह के 11 बजे हैं, इसी प्रकार 180 डिग्री पर वहाँ पर मध्य रात्रि होगी, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं। किसी स्थान पर एक घड़ी को 12 बजे पढ़ने के लिए ठीक किया जा सकता है जब सूर्य आकाश में सबसे ऊंचाई पर है। समय दिखाने के लिए ऐसी ही घड़ी
उस स्थान पर स्थानीय समय बता देती है। तो इस तरह से पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है। 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लर्न रखना है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है या 15 डिग्री जो है कितने समय में घूमती है? 4 मिनट में। तो 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, यानी गतियों के संदर्भ में कभी कभी परीक्षा में पूछता है। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है। सामान्य रूप में प्रश्न मतलब इसके विषय में जानना चाहिए कि पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं, कितने गति होती है। तो आप क्या बताएंगे? पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति। अब दोनों को कैसे, अंतर क्या है दोनों में, इसको समझेंगे। तो घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी की कीली जो एक काल्पनिक रेखा है, उसकी कक्षा के समतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि घूर्णन गति और परिभ्रमण गति दोनों में समझेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर को जो लगाती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर जो लगाती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के 2 गतियों में पहला घूर्णन गति है, उसका समय कितना है? 24 घंटा। यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपना जो है सूर्य के अपने अक्ष पे चारों ओर घूम लेती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रही, अभी केवल अपने अक्ष पे घूम रही है। तो अपने अक्ष पे जो घूम रही है उसी को घूर्णन गति कहते हैं। सेकेंड आपका क्या है? परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति में क्या है? परिभ्रमण या इसे परिक्रमण भी कहते हैं। तो इस गति में क्या होता है कि सूर्य जो है अपने अक्ष पे तो घूम ही रही है, इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसे परिभ्रमण गति कहते हैं, यानी परिभ्रमण या फिर परिक्रमण गति कहते हैं, जो वर्ष में मतलब 1 वर्ष समय का लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो परिभ्रमण गति है उसको चक्कर लगाने में सूर्य का 365 दिन 1/4 दिन का समय लगता है पूरा करने में। और परिभ्रमण गति का समय कितना, घूर्णन गति का समय कितना लगता है? 24 घंटे। तो इस तरह से दोनों गतियों में समय को याद रखेंगे कि एक में 24 घंटे लग रहा है घूर्णन गति में, और परिभ्रमण गति में 365 दिन 1/4 दिन लग रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे के आधार पर कौन सी गति होती है? परिभ्रमण गति होती है। इसी क्रम में आगे समझेंगे संक्रांति क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रांति 3 हैं, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और विषुवत संक्रांति। कर्क संक्रांति के संदर्भ में समझेंगे जिस दिन अर्थात 21 जून यहाँ पे लर्न रखेंगे कि 21 जून सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? कर्क संक्रांति। यानी सूर्य जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकता है, नाम से ही है कर्क संक्रांति। तो कर्क रेखा है और कर्क संक्रांति, इसको दोनों को इस तरह से जोड़ करके लर्न रखेंगे कि कर्क संक्रांति क्या है, किस दिन है? 21 जून को, जो सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। दूसरा है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति को समझेंगे जिस दिन यानी 22 दिसंबर सूर्य ठीक ऊपर मकर रेखा के ऊपर चमकता है, नाम से ही स्पष्ट है मकर रेखा और मकर संक्रांति दोनों मैच कर रहे हैं। तो ये किस डेट पे है? 22 दिसंबर को। तो सूर्य जो है ठीक मकर रेखा के ऊपर चमकता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और कर्क रेखा के ऊपर चमकता है जो, उसे क्या बोलेंगे? कर्क संक्रांति। और तीसरी संक्रांति क्या है? विषुवत संक्रांति। वे दिन यानी 21 मार्च और 23 दिसंबर, 2 डेट पड़ रहा है, 21 मार्च और 23 दिसंबर, जब समूचे विश्व को दिन और रात का समय बराबर होता है तब उसे बोलते हैं विषुवत संक्रांति। तो यहाँ पे 3 संक्रांतियाँ हैं, कर्क संक्रांति 21 जून को, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को और विषुवत संक्रांति 21 मार्च और 23 दिसंबर को। तो इस तरह से 3 संक्रांतियाँ हैं। यहाँ पे ये बिंदु निकल के आया। दूसरा जो आपने एक और
यहाँ पे चर्चा हुई पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति। तो इस संदर्भ में भी आपने महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी के परिमंडल के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। परिमंडल क्या है? तो जैसे जलमंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, इनके संदर्भ में संक्षिप्त में जानकारी समझेंगे हम लोग। जैसे स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की परपटी तथा ऊपरी हिस्से से बनी हुई ठोस परत क्या कहलाएगा? स्थल मंडल। तो स्थल मंडल जो स्पष्ट हुआ, पृथ्वी की परपटी तथा ऊपरी हिस्से से बनी हुई ठोस परत क्या कहलाएगा? स्थल मंडल। सेकंड है जलमंडल। जलमंडल को समझेंगे, पृथ्वी के समस्त जलपिंडों से बने हुए को क्या बोलेंगे? जलमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी का समस्त जलपिंड जो है, जहाँ जहाँ जलपिंड है पृथ्वी के भूखंड को छोड़ के, उन सभी को क्या बोलेंगे संयुक्त रूप से? जलमंडल। तीसरा है वायुमंडल, यानी पृथ्वी के चारों ओर से घिरने वाला वायु का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। इस तरह से स्थलमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। जैवमंडल इसी के अतिरिक्त एक है जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? पानी और वायु सहित भूमि सतह से ऊपर और नीचे और उसके ऊपर तक विस्तृत क्षेत्र जो है जैवमंडल कहलाता है। तो इस तरह से ये मंडल आपके हैं, बहुत संक्षेप में आपने समझ लिया। स्थल मंडल यानी पृथ्वी की परपटी तथा ऊपरी हिस्से से बनी हुई ठोस परत स्थल मंडल कहलाती है। और इसी क्रम में जलमंडल है, यानी पृथ्वी के समस्त जलपिंडों को जलमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर क्या है? घेरने वाली वायु तथा गैसीय आवरण, इन दोनों को क्या बोलेंगे? वायु तथा गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हैं? पृथ्वी के परिमंडल हैं। हम लोग संक्षेप में थोड़ा सा स्थल मंडल के संदर्भ में यहाँ पे देखेंगे। पृथ्वी का ठोस भाग स्थल मंडल कहलाता है। इसमें पृथ्वी के ऊपरी चट्टानें हैं, मिट्टी की पतली परत है जिसमें खनिज लवण पाए जाते हैं स्थल मंडल में। स्थल मंडल पृथ्वी की परपटी और ऊपरी आवरण की बनी हुई ठोस परत है। तो भूमि के बड़े भूभाग, महाद्वीप तथा छोटे भाग, द्वीप जो है, ये सब स्थल मंडल में आते हैं। अब यहाँ महाद्वीप की चर्चा हुई है तो इसको संदर्भ में थोड़ा सा समझेंगे। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। उसके आकार के अनुसार ये क्रमशः इस प्रकार कह सकते हैं हमें। जैसे एशिया महाद्वीप है, तो यह एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण भूभाग का 1/3 भाग इसके द्वारा घिरा हुआ है। इस महाद्वीप को पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप की अवस्थिति क्या है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। ये 3 बिंदु आपको लर्न रखना है कि कर्क, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। एशिया को यूरोप में यूराल पर्वतमालाएं अलग करती हैं। यूरोप और एशिया जुड़कर क्या कहलाते हैं? यूरेशिया का बनता है। यूरोप प्लस एशिया क्या निकल के आया? यूरोशिया। अगर आपसे कोई पूछे कि यूरेशिया क्या है, तो यूरोप और एशिया दोनों को जोड़ देंगे तो यूरेशिया बन जाएगा। तो दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया। यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी लर्न करना है आपको। कभी कभी पूछा जाता है कि यूरेशिया से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या बताएंगे कि यूरोप और एशिया दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? यूरेशिया। अगले महाद्वीप में चलेंगे हम लोग, यूरोप महाद्वीप में। यूरोप के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यह एशिया से बहुत छोटा है। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। अगर आपसे विकल्पी क्वेश्चन पूछें कि यूरोप किधर है एशिया से? पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरता है। यह 3 ओर से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। अगले पे चलेंगे हम लोग महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप पे। एशिया के बाद यह दूसरा बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। संसार का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा, यानी सहारा क्या है? सबसे गर्म मरुस्थल अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों ओर से सागरों तथा महासागरों से घिरा हुआ है।
नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं उत्तरी महाद्वीप में। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को पनामा जलडमरू मध्य एक संकरा भूभाग, तो जलडमरू मध्य क्या है, पनामा जलडमरू मध्य एक संकरा क्या है, भूभाग है, द्वारा जोड़ता है। यह महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह 3 महासागरों द्वारा घिरा हुआ है। तो इस तरह से जो है उत्तरी अमेरिका क्या है, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। अगले पे हम लोग चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। यह अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा इससे होकर गुजरती है। तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें बिंदु तैयार करना है, याद रखना है कि भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा इनमें से होकर गुजरती है। अगले महाद्वीप पे चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से सागरों तथा महासागरों द्वारा घिरा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अंटार्कटिका कहाँ है, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी पृथ्वी के नीचे साइड में, दक्षिण साइड में। यह एक बड़ा महाद्वीप है। यह यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों में बड़ा है। यह उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में स्थित होने के कारण स्थायी रूप से वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। अंटार्कटिका को मानवहीन महाद्वीप कहा जाता है। हालांकि यह कई देशों ने यहाँ पर अपनी खोजों का स्थायी आधार बना लिया है। इसी क्रम में आगे हम लोग चलेंगे जलमंडल के संदर्भ में। तो जलमंडल के संदर्भ में संक्षिप्त में जानकारी यहाँ पे देखेंगे। हमारी पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह, क्योंकि इसका 71% से भी अधिक भाग क्या है, जल से घिरा हुआ है। कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, 71, 71% जल से घिरा हुआ है, तथा 29% ही भूभाग है। तो स्थलीय भाग कितना है, 29%, और जलीय भाग कितना है, 71%। इसको भी याद रखना, ये भी कभी कभी विकल्पी क्वेश्चन में आता है। पृथ्वी पर जल के विभिन्न रूपों में पाया जाता है, यानी पृथ्वी पर जो जल है वो विविध रूपों में पाया जाता है। तो महासागरों का जल जैसे है, नदियों का जल है, झीलों का जल है, ठोस हिमनद हैं, हिमखंड हैं, तो ये सभी संयुक्त रूप से जल के क्या हैं, रूप हैं। जल वातावरण में जल वाष्प यानी गैस के रूप में भी विद्यमान है, तो ये भी जल का क्या है, एक रूप है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, द्रव, ठोस तथा गैस। तो इस तरह से जल की जो स्थिति है किन अवस्थाओं में पाया जाता है, जल जो है अवस्थाएं क्या हैं, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में तथा गैस के रूप में, यानी 97% से भी अधिक जल क्या है, महासागरों में पाया जाता है। परंतु यह क्या है, इसमें क्या समस्या है, यह अत्यधिक नमक वाला है जिसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके अतिरिक्त पानी का सबसे अधिक भाग हिमखंडों तथा हिमनद के रूप में है एवं भूमि की सतह के नीचे भी पाया जाता है। बहुत कम प्रतिशत जल ही क्या है, स्वच्छ रूप में मानव के प्रयोग के लिए उपलब्ध है। तो ये जो है बहुत संक्षिप्त में जानकारी थी। इस वीडियो के माध्यम से आप सामान्य तरीके से अध्ययन किए। इसी क्रम में हम लोग थोड़ा संक्षेप में अध्ययन करेंगे वायुमंडल के संदर्भ में। हमारी धरती हवा के आवरण से घिरी है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह गैसों का मिश्रण है। हमें सांस लेने के लिए हवा यही प्रदान करता है तथा सूर्य के हानिकारक प्रभाव को भी यही कम करता है। यह पृथ्वी की सतह से न्यूनतम 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक का विस्तार है। पृथ्वी पर गैसों को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा स्थिर रखा गया है। तो यहाँ पे भी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि किसके द्वारा रखा गया है, गैस जो है पृथ्वी की गैसों को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा स्थिर रखा गया है। पृथ्वी की सतह के नज़दीक वायु सघन है और ऊपर की ओर चढ़ने जाने पर क्या हो जाती है, विरल। तो यहाँ पे भी 2 बिंदु हैं। पृथ्वी की सतह के नज़दीक वायु कैसी है, सघन है, और ऊपर की ओर जाने पे क्या है, विरल है। वायुमंडल को इसकी रचना तथा तापमान के आधार पर 5 भिन्न भिन्न परतों में बांटा गया है। ये परतें ऊंचाई के आधार पर इस प्रकार हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है और बाह्य मंडल है या बहिर्मंडल। तो इस तरह से जो है ऊंचाई के आधार पे
इन मंडलों को विभाजित किया गया है। इसी क्रम में संक्षेप में हम लोग वायुमंडल का संगठक स्थिति को जानकारी प्राप्त करेंगे। वायुमंडल मुख्यतः दो गैसों नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना है। कौन सी दो गैसें हैं? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ये मुख्य रूप से हैं जो वायुमंडल की 99% गैसें हैं। इनमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। यानी तो नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन कितना है? 21%। तथा अन्य गैसें भी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%, इतना कम है कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन है और अन्य 1% गैसें हैं। तो इस तरह से गैसों का ये स्थिति है। सबसे अधिक जो मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की। कितनी है? 78%। तो 78% नाइट्रोजन है और सेकंड लेवल पे क्या है? ऑक्सीजन है 21%। तो ये दोनों गैसें पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। यानी कह सकते हैं कि जो वायुमंडल की 99% गैसें हैं ये दोनों मिला करके, बाकी में सभी गैसें हैं। तो इस तरह से वायुमंडल की ये स्थिति है। वायुमंडल में एक विशेषता हम लोग समझेंगे कि यह ऊंचाई पे जाने पे, कहने का तात्पर्य हवा की सघनता ऊंचाई के साथ साथ क्या होती है? घटती जाती है। इसलिए देखा होगा आपने, सुनने में भी आता है कि पर्वतारोही जो होते हैं, पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं, ये ऊंचे क्षेत्रों पर जाने पे इन्हें श्वसन संबंधी क्या होती है? कठिनाई होती है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ हवा यानी ऑक्सीजन क्या होती है? विरल पाई जाती है। सघन नहीं होता बल्कि क्या पाया जाता है? विरल। तीनों परिमंडल के चर्चा करने के बाद हम फिर से आते हैं। पृथ्वी के तीनों परिमंडल एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें तीनों परिमंडलों में संतुलन बना रह सके। परंतु कभी कभी मनुष्य द्वारा तथा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा इस प्राकृतिक असंतुलन में क्या उत्पन्न हो जाती है? बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोग इस वीडियो में पृथ्वी के बारे में, उसके मंडल के बारे में बहुत संक्षेप में, बहुत सरलतापूर्वक जानकारी तो तथ्यात्मक चीज़ों को समझें। अब हम यहीं पे वीडियो को अपने क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। धन्यवाद।